जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे हमारे इस सेशन को। एनसीईआरटी का ये सेशन चल रहा है और 198 डेज बचे हैं मात्र यूपीएससी 2025 को। और ये कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है यूपीएससी 2025 की। आपसे निवेदन है, आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यूअसली जो है वो तैयारी करिए। यहाँ पर हर एक चीज हम जो है वो कवर करेंगे काफी डिटेल में, ए टू जेड। और लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर अपडेट्स आपको पूरी मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सेशन को बिना समय वेस्ट किए। तो हमने यहाँ तक पूरी चीजें कवर कर ली थी, आपको एक आइडिया ऑलरेडी मिल गया कि सोसाइटी किस तरीके से ऑपरेट करती है, क्या क्या चीजें हम लोग को इस समाज में जो है वो देखने को मिलता है। काफी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिले। अब कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर जो समझने वाली चीजें थी वो ऑलरेडी आपने कवर कर ली है। अब आप सिर्फ आज के सेशन में ध्यान से सुनिए, जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको अपडेट करूंगा। कल्चर इज यूज्ड हियर एज अ शॉर्ट लेबल फॉर a very wide field of ideas, values, belief that are important to people and help shape their life. तो कल्चर तो आइडिया से बनता है, वैल्यू से बनता है, बिलीफ से बनता है, ये पहले आप पढ़ चुके हो। चेंजेस इन सच आइडियाज एंड बिलीफ लीड नेचुरली टू चेंजेस इन सोशल लाइफ। तो जिनके बिलीफ, जिनके भी आइडियाज चेंज होंगे तो लोगों का समाज भी चेंज होगा। यस, यू नो अबाउट इट। द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन दैट हैज हैड इनॉर्मस सोशल इम्पैक्ट इज रिलीजन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया रिलीजन कैसे बनता है, कल्चर से, लोकेशन से, जोग्राफिकल लोकेशन, उससे कल्चर बनेगा, लोग एक साथ आएंगे और फिर रिलीजन का रूप लिया जाता है। रिलीजियस बिलीफ एंड नॉर्म्स have helped organize society, and it is hardly surprising that changes in these beliefs have helped transform society. So important has religion been that some scholars have tend to define civilization in religious term and to see history as the process of interaction between religions. Obviously रिलीजन्स के बीच में इंटरेक्शन ही तो हम लोग को एक देखने को मिलता है कि देखो, एक कॉमन बिलीफ सिस्टम क्या बना रहा है, एक कल्चर, उससे क्या बन रहा है, एक रिलीजन बन रहा है, और लोग उससे आपस में कनेक्ट हो गए तो क्या बन गया, सोसाइटी। एज सिंपल एज दैट। आप इसको पता है, जैसे कि हम लोग को कुछ डायग्राम्स देखने को मिलते हैं ना, एरो बना बना के जो डायग्राम्स बनाए जाते हैं, आप वैसे बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर में, मेंस के। अगर सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वैसे आएगा, एक ना एक क्वेश्चन इस प्रकार का रहता ही है। However, as with other important factor of social change, religion too is contextual. It is able to produce effect in some context but not in other. Max Weber study the Protestant ethic and the spirit of capitalism showed how religious belief of some Christian Protestant sects helped to establish the capitalist social system. यही तो हुआ, कुछ लोगों ने जो है वो मिलकर, कुछ बिलीफ सिस्टम ने मिलकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो बनाई। यस, फिर कुछ बिलीव ने मिलकर जो है वो उसको खत्म करके डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्टैब्लिश करी। सो इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल वैल्यूज ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज इन इंडिया। टू बी फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ रिलीजन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। अमंग द बेस्ट नोन आर द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। क्योंकि आपको पता है, जैसे ही बुद्धिज्म ने एंट्री ली, इवॉल्व हुआ, वैसे ही हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि जो वर्ण सिस्टम था जिसमें लोग जो पीड़ित थे वो अट्रैक्ट हो गए बुद्धिज्म की तरफ, क्योंकि उनको बुद्धिज्म ने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक इक्वलिटी का दर्जा जो है वो दिया, तो लोग जो है वो शिफ्ट हो गए। तो लोग अपने स्ट्रक्चर से कब जो है वो निकलते हैं, जब एक कॉमन बिलीफ सिस्टम जो है वो लोगों का डेवलप होता है। एंड द वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑन मेडिवल सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द कास्ट सिस्टम। A different example of cultural change leading to social change is can be seen in evolution of ideas about the place of women in society। पहले भी हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले वुमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, फिर बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ तो वोटिंग राइट्स आना शुरू हुए। In the modern era, as women have struggled for equality, they have helped change society in many ways. Women's struggle have also been helped or hindered by other historical circumstances. For example, during the Second World War, women in Western countries started to work in factories doing jobs that they had never done before, jobs which had always been done by men। पता है, ये जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आपको इसमें एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले काफी सारे जॉब्स जो थी वो महिलाओं को करने नहीं दिया जाता, जैसे फैक्ट्री जाने नहीं दिया जाता, मतलब काफी सारी ऐसी जॉब थी जो सिर्फ मेल करते थे। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जितने भी मेन थे वो वॉर के लिए बाहर चले गए। अब वुमेन को जो है वो सोसाइटी रन करनी थी, समाज चलाना था, तो वुमेन ने नेतृत्व लिया। और जब लिया तो उन्होंने बोला यार हम भी तो ये सब काम कर सकते हैं, क्या डिफिकल्ट है उसमें।
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई महिलाओं को। पहली चीज तो उनको अपने ऊपर बिलीव हुआ कि यार हम ये चीज कर सकते हैं, और जब अपने ऊपर बिलीव हुआ तो उनने सोसाइटी में चेंजेस लेकर आए। तो वही चीज हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी कि देखो कि कल्चर भी जो है वो क्या है, एक आइडिया, वैल्यू, बिलीफ, एक कॉमन, और जब ये बिलीफ जो है वो चेंज होगी तो वो सोसाइटी में एक अलग चेंज करेगी, एक नया कल्चर जो है वो स्टैब्लिश करेगी। यस, तो ये चीज, द फैक्ट दैट वुमेन वर एबल टू बिल्ड शिप्स, ऑपरेट हैवी मशीनरी, मैन्युफैक्चर आर्ममेंट्स एंड सो ऑन, हेल्प एस्टैब्लिश देयर क्लेम टू इक्वलिटी। इनने बोला फिर महिलाओं ने कि नहीं भाई हम भी कर सकते हैं, तो हमें तो इक्वल दर्जा मिलना चाहिए। बट इट इज इक्वली ट्रू दैट had it not been for the war, they would have had to struggle for much longer. Yes, उनको बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा। इवन टुडे ऑल्सो, आज भी माइंडसेट जो है वो लोगों का चेंज नहीं हुआ है, माइंडसेट अभी भी वैसा ही है, नैरो माइंडसेट, और आज भी काफी सारे घरों में जो है महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं। इवन मेजर डिसीजन मेकिंग जो होती है घर के अंदर, वो मेल फिगर जो होते हैं घर के वो लेते हैं। अ वेरी डिफरेंट स्टैंड, और ये सब चीजें तो आपको चेंज करनी है, इसलिए तो आप पढ़ रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए, और ये इसलिए पढ़ा जा रहा है, ये कोई फालतू चीजें नहीं है, ये पढ़ाई इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको सोसाइटी को चेंज करना है। अ वेरी डिफरेंट स्टैंस ऑफ चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द पोजीशन ऑफ वुमेन कैन बी सीन इन कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। यस, एडवर्टीजमेंट में भी हम लोग को देखने को मिला कि अब चेंजेस जो है वो आना शुरू हुए। इन मोस्ट अर्बन सोसाइटी इट इज वुमेन हु टेक मोस्ट ऑफ द एवरीडे डिसीजन अबाउट व्हाट टू बाय फॉर देयर हाउस होल्ड। दिस हैज मेड advertisers very sensitive to the views and perspective of women as consumers. Significant portions of advertising expenditure are now directed at women, and this in turn has effects on the media. In short, the economic role of women starts a chain of changes which can have larger social impact. For example, advertisements may tend to show women as a decision maker and as important people in ways that would not have been considered or encouraged before. तो यही तो था, मूवीज के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू जो है वो सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं, इन्फ्लुएंस किया जाता है सोसाइटी को कि भाई सोसाइटी चेंज हो। मोर जनरली मोस्ट एडवर्टीजमेंट यूज टू एड्रेस टू men, now they are addressed as much to women, or in some sectors like household appliances and consumer goods mainly to women. तो आजकल ज्यादातर महिलाओं को जो है वो एडवर्टीजमेंट में जो है वो दिखाया जा रहा है। So it is now economically important for advertisers and manufacturers to pay attention to what women think and feel. Yet another instance of cultural change bring about the social change can be found in the history of sports. Games and sports have always been expression of popular culture that sometimes acquire a lot of importance. The game of cricket began at British aristocratic pastime, spread to middle and working classes of Britain, and from there to British colonies across the world. तो पहले क्रिकेट गेम था, आज की डेट में वुमेन क्रिकेट भी हम लोग को देखने को मिलता है। एज द गेम एक्वायर्ड रूट्स आउटसाइड ब्रिटेन, इट ऑफन टर्न इनटू सिंबल ऑफ नेशनल और रेशियल प्राइड। पहले सिर्फ गोरे लोग ही जो है वो क्रिकेट खेलते थे। लगान मूवी देखी थी, तो उसमें फिर उन्होंने चैलेंज किया कि भैया हम भी खेल सकते हैं। पहले बोलते थे क्रिकेट जो है वो बिल्कुल सिविलाइज्ड लोगों का जो है वो गेम है, सिर्फ रॉयल लोगों का गेम है। The very different history of intense rivalry in cricket shows the social importance of a sport in very telling manner. The England-Australia rivalry expressed the resentment of socially subordinated colony, यानी कि ऑस्ट्रेलिया against a dominant upper class center of authority, that is England. तो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में ये चीज दिखाएगा कि भाई हम भी अपर क्लास के साथ जो है फाइट कर सकते हैं। सिमिलरली, the complete world dominance of West Indies cricket team, including the 1970s and 1980s, was also an expression of racial pride on the part of colonized people. In India too, beating England at cricket was always seen as something special, particularly before independence. इंग्लैंड को हरा दिया मतलब आप जंग जो है वो जीत गए हो। At another level, the immense popularity of cricket in Indian subcontinent has altered the commercial profile of the game, which is now driven by the interest of South Asian fans, especially Indians. तो आज की डेट में तो फैन फॉलोइंग बहुत तेज बढ़ गई है क्रिकेट की। As will be clear from the above discussion, no single factor or theory can account for social change. तो यानी कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में भी, सोशल जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस होता है उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, मल्टीपल कारण होते हैं। द कॉज ऑफ सोशल चेंज मे बी इंटरनल, एक्सटर्नल, ये रिपीट हो गई चीजें, पहले भी पढ़ी थी। Result of deliberate action or accidental events. Moreover, the cause of social change are often
interrelated. Economics and technological cause may also have cultural component. Politics may be influenced by environment. हम पढ़ चुके हैं कि environment के कारण भी सोसाइटी में चेंजेस आता है, पॉलिटिक्स के कारण भी, यानी कि पॉलिसीज जो बनती है उसके कारण भी आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण तो बहुत तेजी से आता है, और इकोनॉमी यानी कि लोगों का के पास पैसा आ गया तो ऑटोमेटिकली लोगों का उठना बैठना जो है वो चेंज हो जाता है, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट to be aware of many dimensions of social change and its varied forms. Change is an important subject for us because the pace of change in modern and especially contemporary time is much faster than that it used to be before. तो चेंज जो है वो आज की डेट में बहुत तेजी से हो रहा है, जो मैंने आपको याद है ना पिछली क्लास में ह्यूमन क्लॉक मैंने आपको पढ़ाया था. Although social change is better understood respectively after it has already occurred, we also need to be aware of it as it happens and to prepare for it in whatever ways we can. तो सोसाइटी में जो चेंजेस आता है तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट चेंजेस ऑल्सो. तो दैट इज व्हाट यहाँ पर सिखाया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं. The meaning of social events or processes often been clear through contrast. Just as the letter on the page that you are reading become legible because they contrast against the background. In the same way, social change is a process acquire meaning against the backdrop of continuity or lack of change. It may sound odd, but the changes make sense as a concept only if there are also some things that are not changing, so that they offer the possibility of comparison or contrast. अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि भाई सोसाइटी में चेंजेस तभी नजर आएगा जब कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी और कुछ होंगी. जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो पुरानी सोच वाला है, नैरो माइंडेड है, कंजर्वेटिव सोच वाला है, अरे ये तो मॉडर्न सोच वाला है, रेडिकल सोच वाला है, राइट? तो ये क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ. तो जब कंपैरिजन होगा तभी ये चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई सोसाइटी के अंदर चेंजेस हुआ. इन अदर वर्ड, सोशल चेंज हैज टू बी अंडरस्टूड टुगेदर विद द सोशल ऑर्डर, which is a tendency within an established social system that resists and regulates changes. Another way of looking at the relationship between social change and social order is to think about the possible reason why society needs to prevent, discourage, or least control change. In order to establish itself as a strong and viable social system, every society must be able to reproduce itself over time and maintain its stability. तो हर एक सोसाइटी को जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने की आवश्यकता है, राइट? तो देखो ये सब बहुत बेसिक चीजें. स्टेबिलिटी रिक्वायर्स दैट थिंग्स कंटिन्यू मोर और लेस as they are, that people continue to follow the same rules, that similar action produce similar results, and more generally that individuals and institutions behave in a fairly predictable manner. So yes, that is also true. भाई स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि स्टेबल हो गई ये चीजें, लोग जो है वो सेम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट? सिमिलर एक्शंस ले रहे हैं और सिमिलर रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट? तो मतलब स्टेबल हो गया. अब सोसाइटी जो है वो क्या है कि स्टेबल जो है वो हो चुकी है. अब एक समाज जो है वो अब चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक तरीके का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है. यस, जैसे कि हम एज ग्रुप की बात करते हैं, राइट? जैसे हमारे फादर के एज ग्रुप वाले जो लोग हैं, राइट, यानी कि अपने पेरेंट्स के एज ग्रुप वाले लोग, हम अपनी एज ग्रुप वाले हैं, और नेक्स्ट जो जनरेशन है, राइट, यंगर जनरेशन हमसे, तो हम क्या कंपेयर करते हैं? अरे यार हमारे समय पे यार ऐसी चीज होती थी, आजकल के लड़कों को देखो, ये नए नए लड़के देखो कैसे बिगड़ रहा है. कम ऑन, वी यूज्ड टू कंपेयर ना. तो हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं. तो दैट इज कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में कंपैरिजन आ रहा है, हमारी एज ग्रुप वाइज कंपैरिजन. कम ऑन, यस और नो? यस. सो दैट इज द थिंग. अब आप बोलोगे सर आपने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो आप वर्ड लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाते थे, ये वाली क्लासेस पढ़ा रहे हो, तो याद करो मेरी स्टार्टिंग वाली क्लास मैंने आपको बोला था जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे हम लोग कवर टू कवर जो है वो चीजें कवर अप करने पर फोकस करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी थ्योरीज हैं जो आप मेंस में यूज कर सकते हो. दैट्स व्हाई, और कोई रीजन नहीं है. और यहाँ से आप थ्योरी बनाना जो है वो सीखोगे कि कैसे थ्योरी जो है वो बनानी है. ये एक्टिविटी करने की हमें आवश्यकता नहीं है. There are usually more concrete and specific reason why society do in fact resist change. Remember जो हमने सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. ज्यादातर सोसाइटी जो होती है वो स्ट्रैटिफाइड होती है अनइक्वल तरीके से, राइट? अलग होती है, डिफरेंट होती है, राइट? इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करें, सोशल स्टेटस की बात करें, पॉलिटिकल पावर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ना. तो जो भी लोग जो है वो those who are favorably placed wish for
things to continue as they are, while those who are suffering disadvantages are anxious for change. तो कुछ लोग को सोसाइटी में चेंज चाहिए रहता है, कुछ लोग को नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं यार जैसे चल रहा है चलने दो, हमें तो मजा आ रहा है। बट जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग को प्रॉब्लम है, तो उन लोग को चेंज चाहिए होता है। तो रूलिंग या फिर डोमिनेंट ग्रुप जो होता है सोसाइटी के अंदर, वो बोलता है कि हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो मजा आ रहा है ना, रूलिंग है, राइट? क्योंकि चेंज होगा तो उनका स्टेटस गड़बड़ होगा, राइट? तो उनको लग रहा है कि भाई अभी हमारे लिए स्टेबिलिटी में मजा है। बट जो ऑप्रेस्ड ग्रुप है, यानी कि जिनको मजा नहीं आ रहा, तो वो उनको चाहिए होता है चेंज। तो नॉर्मल कंडीशन यूजुअली जो है वो फेवर करती है रिच और पावरफुल लोगों को। तो याद रखिएगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पावर गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से तैयारी करो कि सिलेक्शन पक्का होना ही चाहिए, कोई कसर मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन हाथ में पावर आ जाएगी ना, उस दिन आएगा मजा। उस दिन कंप्लेन वम्प्लेन सब भूल जाओगे। तो जो लोग इस कंडीशन को फील नहीं कर पाते, उन लोग को चाहिए होता है चेंज। जैसे कि आप लोग, आप चाह रहे हो कि अब आपकी लाइफ में जो है वो चेंज आए, आपको चाहिए पावर, आपको नहीं जीना ऐसे, है ना? तो ये एक रीजन होता है सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी जनरली स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि पावरफुल लोग जो है वो नहीं चाहते कि सोसाइटी के अंदर कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस जो है वो आए। ठीक है। कहा था यार? ठीक है। हाउएवर, जो नोशन जो है सोशल ऑर्डर का, ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आइडिया कि हमें चेंज चाहिए, और भी काफी सारी पॉजिटिव मीनिंग इसका हम लोग को देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि एक्टिवली आप मेंटेन कर रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो एक पर्टिकुलर पैटर्न को, सोशल रिलेशंस के और वैल्यूज के और नॉर्म्स के। देखो, इसका सिंपल मतलब यही है, सोसाइटी के अंदर जो कल्ट प्रैक्टिसेस है, जो बुरी चीजें, इविल प्रैक्टिसेस है, उसको आप खत्म कर रहे हो, और सोसाइटी ऐसे ही है, बट उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको आप रिजॉल्व कर रहे हो, राइट? तो वो चीज है। सोशल ऑर्डर जो है वो अचीव किया जा सकता है दो में से एक तरीके से। अगर लोग जो है वो चाहें कि भाई उनको एक रूल्स और रेगुलेशंस में बंद कर जो है वो जीना है, या फिर लोग जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू करें। मतलब सिंपल सी बात यही है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो या और फंडामेंटल राइट्स हो। फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करो या ना फॉलो करो, कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी अनटिल अनलेस उससे रिलेटेड कोई कानून ना बना हो। बट फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, वो मौलिक अधिकार होते हैं, उसके उल्लंघन पर कार्रवाई तो होती ही होती है। एज सिंपल एज दैट। चलो और लेमैन तरीके से समझाता हूं। भाई आपको कोई नहीं कह रहा कि आप अपने घर पर नेशनल एंथम चल रहा है तो आप खड़े हो रहे हो, राइट? होता है टीवी पे नेशनल एंथम शुरू हुआ तो आप नहीं खड़े हो रहे, आप बैठे हुए हो, राइट? आप सोच रहे हो कौन ही देख रहा है। बट वेन यू आर इन पब्लिक प्लेस, और जब आप खड़े नहीं होगे तब आपको लोग देखेंगे, राइट? पीपल विल, या फिर टोकी देंगे कि भाई खड़े हो, नेशनल एंथम चल रहा है, कम ऑन स्टैंड अप, शो सम रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेशन, है ना? यही डिफरेंस है। अब आप बोलोगे सर इसमें सोसाइटी में कैसे जो है वो डिफरेंस हुआ? तो डिफरेंस जो है वो सिंपल सी चीज ऐसे हुई कि भाई, एक आप अपनी इच्छा से खड़े हो रहे हो, तो इच्छा से अगर रूल्स रेगुलेशन सब प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो एक समाज में एक अच्छा चेंज आएगा। और दूसरा, फोर्सफुली चेंज लाना, कि नहीं तुम नहीं मान रहे, जैसे सती प्रथा, अवेयरनेस क्रिएट करी कि नहीं भाई सती प्रथा इज बैड, बट लोग माने नहीं, लोग ने बोला नहीं, हम हमें तो फॉलो करनी है। चलो चाइल्ड मैरिज को लेकर हमने बोला कि ये गलत है, लोग समझे नहीं, तो हमने क्या किया, फोर्सफुली कानून बना दिया कि बेटा समझोगे नहीं तो फोर्सफुली करवाया जाए कि गलत है। तो ऐसे भी तो सोसाइटी के अंदर काफी सारी खराब चीजें को सही किया जा रहा है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एकदम से जो कंसेंट होता है कि हाँ भाई हमें सोशल ऑर्डर जो है उसको चेंज करना है, तो इट डिराइव्स अल्टीमेटली फ्रॉम शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स विच आर इंटरनलाइज्ड बाय पीपल थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। लोग बातचीत करके जो है वो अपनी चीजों को चेंज करते हैं और सोसाइटी में चेंजेस आता है। सोशलाइजेशन may be more or less efficient in different contexts, but however efficient it is, it can never completely erase the will of individual. In other words, socialization cannot turn people into programmed robots. It cannot produce complete and permanent consent for all norms at all times. वही मैंने आपको बताया ना कि भाई टीवी के सामने अगर नेशनल एंथम चल रहा है, आप नहीं खड़े हुए तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। तो बट फिर भी अगर आप खड़े हो रहे हो, यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेशन, दैट मीन्स इट इज योर कंसेंट। अपनी इच्छा से आप कर रहे हो, राइट? और इच्छा जो होती है वो हमेशा इक्वल नहीं रहती। क्या पता आप लेजी लेटे हुए, आपका उठने का मन नहीं कर रहा,
बट बाहर अगर पब्लिकली चल रहा होगा तो मन नहीं भी कर रहा है तो भी उठना ही पड़ेगा भाई, बिकॉज पीपल आर वॉचिंग यू. दैट इज द डिफरेंस. बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, नेशनल एंथम कहीं पर भी चले, आपको उठना ही है. ये बात मेरी कान खोल के सुन लो. यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड लाइक दैट. अपने एटीट्यूड को चेंज करो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करो. कहीं पे आ रही है तो यू हैव टू शो रिस्पेक्ट इवन इफ यू आर अलोन. अकेले भी हो देन टू यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अवर नेशन. तभी तो अंदर से वो कैरेक्टर आप डेवलप करोगे अपने अंदर, ब्यूरोक्रेट का, ऑफिसर का. यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर ओन लाइफ. रूल्स और बिलीव्स विच सीम्स वेरी नेचुरल and right at one point of time don't seem so obviously correct at other. वही मैंने आपको बताया ना, एक तरफ पब्लिकली जो है वो खड़े हो रहे हैं तो रूल्स अच्छे लग रहा है, बट घर में बज रहा है तो आप लेटे हुए तो बोल रहा है कौन ही देख रहा है, छोड़ो. तो वो भी सही है कुछ लोगों के लिए, बट आपके लिए नहीं होना चाहिए जो मेरी ये क्लास देख रहा है. We question things we believed in the past and change our minds about what we regard as right or wrong. होता है अपनी अपनी लाइफ में भी कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं. जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर बहुत कॉमन है आप यंगस्टर्स के बीच में, तो जैसे रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप में पैचअप ब्रेकअप चलता रहता है ना. तो जब ब्रेकअप होता है ना रिलेशनशिप में नया नया, तब बड़ी गुस्सा आती है, बड़ा बुरा लगता है, बोलते हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ. एंड जैसे समय बीतता है तो फिर रियलाइज होता है कि यार चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ यार, मतलब कम से कम मतलब ठीक ही हुआ, बाद में होने की जगह उस समय हो गया तो अच्छा है, कम से कम जिंदगी तो बच गई. तो समटाइम्स वी कंप्लेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट कुछ सालों के बाद अपन उसी चीज को रियलाइज करते हैं यार अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ यार. एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम कर्स करते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था क्या. बट कुछ सालों बाद वी फील गुड, वी फील रिलैक्स्ड. ऐसा किस किस के साथ हुआ है ना, हुआ होगा आप लोग के साथ. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. समटाइम्स वी मे इवन रिटर्न टू बिलीव we once held and then abandoned, only to rediscover them afresh at some later stage of life or in different circumstances. तो यही होता है, हमारा पास्ट हमें सिखाता है, और पास्ट में गलती करने वाला व्यक्ति बार बार वो सेम गलती करता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो जो गलती आपने पास्ट में करी है उसको प्लीज दोबारा मत दोहराना. लाइफ में कभी भी कोई भी गलती हुई, कोई भी मिस्टेक हुआ जिससे आपको पछतावा होना पड़ा, चाहे वो दोस्ती यारी में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी चीज में. जैसे मेरे साथ हुआ है फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बहुत ज्यादा भरोसा कर करके लोगों पे, तो अब अपन ने भरोसा करना ही छोड़ दिया फाइनेंशियली, कि नहीं भाई, अब अगर कोई किसी को रिक्वायरमेंट होती है मनी की तो अपन सिर्फ उतना ही हाथ आगे बढ़ाते हैं जितना अपन भूल सके, राइट, कि दे के भूल जाओ. और ये मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल चीज एक ऐसी होती है कि जब आपको जरूरत पड़ती है फिर वो चीज आपके पास नहीं होती है तो आपको दुख होता है. जैसे आज की डेट में मैं पछता रहा हूँ, राइट. तो वही चीज है. तो जब ये घटना घटे तो उसके बाद अपने आप को मना लो और सीख एक ले लो कि लाइफ में अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है और आप चाह रहे यार उसकी हेल्प कर देते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छा दोस्त है या जो भी है, फैमिली मेंबर है, जो कोई भी, पैसा उतना ही देना है जितना आप देकर भूल सको. कि भूल गया कि आप वापसी की उम्मीद नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप भी बचा रहेगा और आप खुश रहोगे. नहीं तो कई बार लोग जो है वो अपनी पूरी एफडी वगैरह तोड़कर पूरी जमा पूंजी जो है वो निकाल के, मैंने तो अपना पूरा कार्ड खाली कर दिया था 2.25 लाख का, और वो वापस नहीं आया. आप सोचो. तो जब आज की डेट में जो है वो जरूरत है कि भाई लोन्स वगैरह जो है वो रीपे करने हैं, तब बड़ी दिक्कतें आती हैं कि अरे यार वो 2.25 लाख होते तो कहीं ना कहीं काम आ जाती. तो मैं सिर्फ एक ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, 2.25 लाख का यार, ऐसे टुकड़ों में तो कितने हैं जो कभी वापस नहीं आए. तो ये रियलाइजेशन कब होता है, जब आप खुद फंस जाते हो सिचुएशन में, और आप मेरे साथ हो तो मैं कभी आपको फंसने दूंगा नहीं. तो ये मेरी एडवाइस ध्यान में रखना. अब आप बोलोगे सर पढ़ाते पढ़ाते ऐसी बातें बताते हो. बॉस, दिस इज द टीचिंग ऑफ लाइफ. ये सब तो आप पढ़ ही लोगे, बट लाइफ जीना सीख लोगे तो ये एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान होगा. सो वाइल सोशलाइजेशन डज टेक वन just does take on much of burden of producing social order, it is never enough by itself. Thus most modern societies must also depend on some form of power or coercion to ensure that institution and individual conform to established social norms. तो यही तो है. पावर का मतलब क्या है,
ability to make others do what you want regardless of what they themselves want. वही कि भाई पब्लिकली आपको खड़ा होना पड़ेगा नेशनल एंथम में, दैट इज रूल्स, यू हैव टू फॉलो दैट, उसका अपमान आप नहीं कर सकते। तो ये क्या है, फोर्सफुली, पावर के थ्रू। व्हेन अ रिलेशनशिप of power is stable and settled, and the parties involved have become accustomed to their relative position, we have a situation of domination. If a social entity, a person, institution, or a group is routinely or habitually in position of power, it is said to be dominant. अगर एक ही इंस्टीट्यूशन हमेशा पावर में, यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पावर में ही है, तो वो डोमिनेंट पोजीशन उसने अपनी प्लेस कर ली है। इन नॉर्मल टाइम्स डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, ग्रुप और इंडिविजुअल एक्सरसाइज अ डिसिसिव इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। तो इस प्रकार से अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन पे होता है तो वो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करता है चीजों को। इट इज नॉट एज दो दे आर नेवर चैलेंज्ड, बट दिस हैपेंस ओनली इन एबनॉर्मल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, even though it implies that the people are being forced to do things they don't necessarily want to do. Domination in normal times can be quite smooth in the sense of appearing to be without friction or tension. तो वही चीज होती है कि डोमिनेशन में कई बार लोगों को फोर्सफुली चीजें जो है वो करवाई जाती है, उनकी इच्छा नहीं होती, फिर भी उनको जो है वो करनी ही पड़ती है, तो वो फिर परेशान रहता है। डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ। अब आइए आप लोग के लिए थोड़ी सी काम की चीज। How is that domination can be non-confrontational even when it clearly involves unequal relationship where costs and benefits are unevenly distributed? समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर, तो ऐसे बड़े क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे? तोड़ो क्वेश्चन को। तोड़ना कैसे? सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है कि डोमिनेशन मतलब कोई व्यक्ति ऊपर पोजीशन पे है, राइट, बैठा हुआ है, कैन बी नॉन कन्फ्रंटेशनल इवन व्हेन इट क्लियरली इन्वॉल्व्स अनइक्वल रिलेशनशिप। जहां पर एक तरफ आप देख रहे हो कि एक पावर है जो डोमिनेशन में है, ऊपर है, राइट, और कॉस्ट और बेनिफिट जो है, यानी कि आप जो चीज आप इनपुट लगा रहे हो उसको ऊपर बिठाने के लिए, और जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। और सिंपल तरीके से समझाऊं तो इसमें बोला है कि ये कैसे हो रहा है कि कोई व्यक्ति डोमिनेशन पावर में है और प्रॉपर रिलेशनशिप ही नहीं है कॉस्ट और बेनिफिट का, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे हो? एक व्यक्ति पावर में है, उसके पावर में होने के बावजूद वो सोसाइटी को इस तरीके से देख रहा है कि बेनिफिट उस सोसाइटी में बहुत ही कम लोगों का हो रहा है, लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का नहीं हो रहा है, या फिर कुछ को हो रहा है कुछ को नहीं हो रहा। सो part of the answer we have already got from the discussion of previous chapter, dominant group तो यही करते हैं ना भाई कि उसमें किसी को फायदा मिलता है किसी को नहीं मिलता, लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट कॉपरेशन इन अनइक्वल रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ देयर पावर। तो ये पावर कैसे काम करती है? डज इट वर्क प्योरली बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द यूज ऑफ फोर्स? दिस इज वेयर वी कम टू एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, दैट ऑफ लेजिटिमेशन। अब ध्यान सुनना, सोशल टर्म्स में लेजिटिमेसी का मतलब डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन पावर रिलेशन। कोई व्यक्ति डोमिनेंट पोजीशन पर है तो हमने एज अ सोसाइटी उसको डोमिनेंट ही रखा है, मतलब कि यहां पर कुछ लोग कॉपरेट कर रहे हैं, यहां पर कुछ लोग कॉपरेट कर रहे हैं, और जो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टी में। समझ रहे हो बात को? मैं पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझाऊं तो एक पॉलिटिकल पार्टी अगर डोमिनेंट पोजीशन पर है और काफी सारे लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन से खुश नहीं है, बट फिर भी बार बार अगेन उसको जाकर वोट दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दे आर कोऑपरेटिंग, इवन दो उनको फायदा नहीं मिल रहा उस पॉलिटिकल पार्टी से या उसकी पॉलिसी से, देन टू दे आर वोटिंग द सेम पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट। समथिंग दैट इज लेजिटिमेट इज एक्सेप्टेड एज प्रॉपर, जस्ट एंड, चलेगा वही है, जस्ट एंड फिटिंग। अच्छा, मतलब फिट है कि लेजिटिमेट मतलब आपने भाई ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई ठीक है सर, भले ही खुश नहीं हो उसके बावजूद। ये एक्चुअली में फैमिली में भी होता है, इन फैमिली ऑल्सो अगर आप देखेंगे, यू डोंट लाइक सम पर्सन इन योर फैमिली मेंबर, देन टू जो है आप उनके स्वागत में खड़े हो जाते हो, पैर वैर छू लेते हो,
ये सोच के चल ठीक है यार फैमिली मेंबर ही है, तो मतलब दैट मीन्स कि यू आर गिविंग ग्रीन सिग्नल इवन दो यू आर नॉट हैप्पी. इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस. यस. क्या है, कोई फैमिली मेंबर के पसंद नहीं कर रहे इसको, यार इसने बहुत अपमान किया था एक टाइम पे, जैसे आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, और बन जाओगी कुछ सालों में, फिर आपके घर पे आए कुछ आपके फैमिली मेंबर्स जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था या आपकी फैमिली के साथ सही व्यवहार नहीं किया था कुछ फंक्शन में, जो भी रेगुलर भी, बट देन टू व्हेन यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, वो आते हैं तो फिर आपको उनका पैर छूना पड़ेगा, है ना. मतलब घर पे आते हैं तो, नॉट इन ऑफिस, बिकॉज ऑफिस में यू हैव टू कीप द डेकोरम ऑफ दैट ऑफिस ऑल्सो. सो देयर आर कुछ प्रोटोकॉल्स दैट यू हैव टू फॉलो, जो आपको लवासना में बताया जाएगा. बट ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आपके पिताजी आएंगे तो ऑब्वियस बात है, वो तो कहीं पे भी आ जाए तो आपको पैर तो छुओगे आप, राइट. ऑफिस में आओगे तो और भी छुओगे, लोगों को बताने के लिए, टू मेक पीपल अवेयर दैट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. तो ये कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, कि पब्लिक के बीच में एक एथिकल डिलेमा क्रिएट करने के लिए. तो वही चीज है, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है. तो ये सोशल टर्म्स में इसको लेजिटिमेसी जो है वो कहा जाता है. It is acknowledged to be the part of social contract that is currently prevailing. In short, legitimacy implies conformity to existing norms of right, propriety, and justice. We have already seen how power is defined in society. Power in itself is simply a fact. It can be either legitimate or not. वही हमने अभी देखा. Authority is defined by Max Weber as a legitimate power. That is power considered to be just and proper. जैसे आप लोग को मिलेगी, लिखा है ना, ये पुलिस ऑफिसर, जज, स्कूल टीचर, सभी एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग प्रकार की अथॉरिटी, क्योंकि उनके पास वो जॉब है, क्योंकि उन्होंने वो हासिल करी है और वो लेजिटिमेट है. अथॉरिटी जो है उनको प्रोवाइड की गई है उनके ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू, वो रिटन डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाई कर रहे हैं उनकी अथॉरिटी को, तो वो लेजिटिमेट है, राइट. वो करें या ना करें, बट उनके पास वो अथॉरिटी और पीपल हैव टू फॉलो, भले ही वो कितना भी अच्छा ऑफिसर हो या ना हो, तो लोगों को उसकी सुनना है तो सुनना है भाई, राइट. जैसे कि वैन यू बिकम ऑफिसर ना, आप देखोगे कितना लोग चेंज हो जाएंगे. आपको अगर किसी जोक पे हंसी आई और इतना मतलब घटिया सा जोक हो, मतलब वो बचपन वाला जोक व्हाट्सएप वाला, कि एक मंदिर है, मंदिर के अंदर जो है वो हाथी है, बताओ चींटी को कैसे पता लगा कि मंदिर के अंदर हाथी है. ओ, उसने तो बाहर चप्पल भूल गया था, हा 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 हा. जो आप ऐसे सड़े से जोक पे हा हा करोगे ना, तो आपकी टेबल पे बैठे हुए सभी लोग हा हा ही करेंगे, देख लेना. कोई मुंह बना के नहीं बैठा रहेगा, कोई ये नहीं बोलेगा अरे यार कैसे फर्जी जोक पे हंस रहे हो यार. किसी की औकात नहीं होगी बोलने की कि अरे मैडम यार कैसे जोक पे हंस रही हो. तो दिस इज द अथॉरिटी एंड दिस इज द पावर. तो वो पावर चाहिए तो मेहनत करो, ठीक है. Most obey this authority within its proper domain. The domain of judge is the courtroom, and when the citizens are in the court, they are supposed to obey the judge or defer to his or her authority. मानना पड़ेगा ना भाई. जैसे जज जब एंट्री लेते हैं तो ईच एंड एवरी वन इन द कोर्ट रूम, उनको खड़ा होना पड़ता है, दे हैव टू स्टैंड, है ना, रिस्पेक्ट करने के लिए जज आए भाई साहब. आउटसाइड द कोर्ट रूम जजेस इज सपोज टू बी लाइक एनी अदर सिटीजन. अरे आप अपनी बात करो यार, एक आईएएस ऑफिसर हो आप. In your office, in your district collectorate office, you are the officer, and outside your office, you are citizen. No, you are officer 24/7. यही डिफरेंस है. So on the street, she or he must obey the lawful authority of the police officer. हाँ यार, ऑब्वियस ही बात है कि मतलब इवन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप एक आईएएस ऑफिसर हो, दैट डजंट मीन यू हैव द अथॉरिटी टू ब्रेक द लॉ. कि रेड लाइट है तो चल निकाल, ड्राइवर को निकाल. हाँ, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो निकाल सकते हो. ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली को जो है वो फ्लॉन्ट करने के लिए, अरे कुछ नहीं होता, चल निकालो, हमारे लिए सब ओपन है, चलो. करते भाई, नया नया जब अधिकारी बनता है ना, तब बहुत चुल्ली होती है उसमें. तब बड़ा मजा आता है कि टोल प्लाजा में जा रहे हैं तो प्यू यू 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 करके सायरन बजाया, वहां से टोल का गेट जो है वो खुल गया, अपन निकल गए. और फिर एक हरियाणवी गाना जो है बज रहा है बैकग्राउंड में और रील वायरल हो रही है. करेंगे, स्टार्टिंग में आप लोग भी करोगे, डोंट वरी, है, मुस्कुराओ मत. ये सब लोग करने वाले हो, मुझे पता है. करना है यार, एंजॉय करो. स्टार्टिंग यही तो दिन होते हैं स्टार्टिंग एंजॉय करने के. करो, कोई लोड नहीं है, बट उस वहां तक पहुंचने इज अ चैलेंज. तो उस चैलेंज को पहले क्लियर करना है.
When on duty, the policeman or woman has authority over the public action of all citizens except her or his superior officer. Obviously, आप एक आईएएस हो भाई, डीएम हो आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम आपको नहीं बोलेगा कि आके खड़े हो, या फिर आप एक एसपी हो, आप वहां पे जाओगे ना सीएसपी कार्यालय में, तो सीएसपी अपनी सीट छोड़ के उठ जाएगा, आप उसकी मेन सीट पे आके बैठोगे, क्योंकि आप वहां पर हेड होगे। जहां पर भी जाओगे तो एक सीनियर ऑफिशियल हमेशा जहां पर भी जाता है वो उस जगह का हेड होता है। जैसे कि ट्रेनिंग में आप एसडीएम और आपके ऑफिस में डीएम आ जाए, तो यू हैव टू स्टैंड एंड गिव योर सीट टू डीएम कि सर या मैडम प्लीज, तो वो फिर आपकी सीट पे आके बैठेंगे और आप फिर सामने बैठोगे या साइड में बैठोगे। दैट इज द डिफरेंस। तो यही लिखा है यहाँ पर कि एक पुलिस मैन और पुलिस वुमेन जो है उनके पास अथॉरिटी होती है कि पब्लिक एक्शंस की सभी सिटीजन्स के ऊपर, बट अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर वो नहीं कर सकते। मतलब आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको कोई पुलिस वाला जो है वो रोक नहीं सकता, आप निकल रहे हो तो हाँ रोक सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, उनके पास पावर है। पर उनको पता लग जाए कि आप गाड़ी के अंदर एज एन आईएएस ऑफिसर, तो आपको जाने देंगे, अरे सर सल्यूट मारेंगे, सर मैडम चलो। But police officers do not have jurisdiction over the private activities of citizen as long as they are not suspected of being unlawful. अब एक सिटीजन है अपने घर में बैठकर जो है वेब सीरीज देख रहा है, पुलिस वाला आके बोले ये भैया ये कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो, दिखाओ जरा, वो गलत है अनटिल अनलेस कि उसके पास सर्च वारंट ना हो। तो अलग अलग तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है कि पावर जो है वो अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। Authority of teacher does not extend into the home of pupil where parents or guardians have primary responsibility and authority over their children. अब ऐसा नहीं होता ना कि भाई टीचर जो है स्कूल छोड़ के बच्चे के घर में आके उसको मार रहा है कि चल उठ बे स्कूल चल। नहीं ना, ऑब्वियसली। हाँ स्कूल में वो पीटे पाटे तो भी जायज नहीं, ऑब्वियसली देयर आर रूल्स रेगुलेशंस, बट उज्जट जैसे बच्चे होते हैं ना मेरी तरह, तो उनको बातों के नहीं होते, वो फिर पिटाई के होते हैं, तो वो जरूरी भी होता है कुछ बच्चों के लिए। एंड मैं तो डंडा अच्छा ही मानता हूँ भाई कि डंडा जरूरी होना चाहिए इंसान की लाइफ में, क्योंकि इंसान की लाइफ में जब तक डंडा नहीं है ना तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। और मैं उस तरीके का हूँ यार, मतलब कर तो सकते हैं वैसे, काफी सारे लोग सेल्फ डिसिप्लिन वाले होते हैं, बट मेरी पर्सनालिटी है डंडे वाली, कि मेरे सामने जब तक कोई डंडा लेके ना खड़ा हो तब तक मुझसे काम नहीं होता। एंड मतलब जो एक्चुअल जो टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं मेरे लिए, मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे जॉब की नहीं, जॉब का तो मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ अपने, मेरे पर्सनल गोल्स को अचीव करने की जो चीजें होती है ना, तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है एक डंडा। इवन इन टुडे ऑल्सो, तो मैं खुद ब खुद डंडा नहीं भी होता तो मैं बनवा लेता हूँ। जैसे कि भाई महाकाल को जाकर अपन ने कुछ बद बोल दिया कि महाकाल देखो ऐसा ऐसा मैं फॉलो करूंगा, ये मैंने फॉलो कर लिया, तो आप जो है ये मेरा ये काम करवा देना, तो दिस इज अ डंडा, राइट। मैं स्पिरिचुअल डंडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो इट कि मैंने वहां पे जो कमिटमेंट किया है वो फुलफिल नहीं करूंगा तो मुझे भयानक दंड मिलेगा, जितनी मेरी लाइफ खराब चल रही है उसका इंटू 100 हो जाएगा अगर मैंने उनको उनको दिए हुए वचन को जो है वो कर दिया, डिसोबे कर दिया, तो वो वाली चीज है। तो ऐसे डंडा होना बहुत जरूरी है लाइफ में, राइट। चलो, there may be other forms of authority that are not so strictly defined but are nevertheless effective in eliciting consent and cooperation. A good example is the authority wielded by a religious leader. अब भाई अब रिलीजियस गुरु है, आप गुरु जी के सामने जाकर बैठते हो, गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे बोलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया। जो प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग देख रहे हो आप, उनकी बातें सुन रहे हो, आए हाय हाय 15-20 मिनट तक तो मोटिवेशन। महाराज जी ने जो बोला कि गाली मत बका करो, गाली बकने में क्या रखा है, कितनी गलत बात है कि आप गाली बकते हो, अपने जुबान को खराब कर रहे हो। फिर आपको रियलाइजेशन होता है हाँ यार महाराज जी तो बहुत अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है। फिर आपके दोस्त का फोन आया, फोन उठाते थे नहीं, बीप बीप क्या कर रहा है, बस तोड़ दिया। तो दिस इज रिलीजियस लीडर, राइट। इनके पास पावर होती है, सिखाते हैं, समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, बट लोग उनको स्ट्रिक्टली मानते नहीं है। बट वहीं पर अगर पुलिस वाला आ जाए कि मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए, तो भाई साहब चुप, डर के मारे है। ये दैट इज अ डिफरेंस ऑफ स्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड अ लेस स्ट्रिक्ट अथॉरिटी।
जैसे कि रेप्यूटेड स्कॉलर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, दूसरे इंटेलेक्चुअल होते हैं, इनके पास भी अथॉरिटी होती है अपनी अपनी फील्ड में. सेम इज ट्रू फॉर क्रिमिनल गैंग लीडर, राइट? ही और शी में एक्सरसाइज एब्सोल्यूट अथॉरिटी बट विदाउट एनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन. अब गैंग लीडर्स के पास भी अथॉरिटी होती है. देखा नहीं, बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं शहर के, मतलब भाईगिरी दिखाते हैं अपने ग्रुप में. एक छोटा सा उनका सुअरों का ग्रुप होता है, उन सुअरों में सबसे बड़ा सुअर जो है बैठ के वो अपनी वाई वाई करवा रहा है, राइट? बट पुलिस वाले के सामने चप्पल उतार के खड़े हुए, जी साहब, बटन बटन पूरे ऊपर तक लगा के, सर. अभी ये तुम्हारी अथॉरिटी है. बट जिस एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप देखना सिलेक्शन के बाद बड़े बड़े गुंडे जितने भी कभी आपने अपने जीवन में देखे होंगे, तो वो आपके सामने जो है बिल्कुल सर झुका के खड़े रहेंगे. Difference between explicitly codified and more informal authority is relevant to notion of the law. A law is an explicitly codified norms or rules. It is usually written down, and there are laws that specify how laws are to be made or changed, or what is to be done if someone violates them. तो जैसे कि लॉ होता है ना भाई, क्लियरली लिखा हुआ है, इसका उल्लंघन करोगे तो ये सजा जो है मिलेगी. अच्छा, आपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट पता है आपको पॉलिटी के अंदर? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम आगे चल के पढ़ेंगे. जिसको पता है उनके लिए मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया होता? क्या लिखते नहीं उसमें कोई भी चीज? क्या कोडिफाइड नहीं होती या लिखते नहीं है? क्या है ये एक्चुअल में? डिफरेंस क्या है? देखते हैं किसको पता है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, फिर बाकी आगे चल के तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही. A modern democratic society has a given body of law created through its legislature. अब आपको ऑलरेडी पता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर कानून होता है, जैसे कि हमारा कानून भारतीय न्याय न्याय संहिता है ना, ये हमारा कानून है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है हमारा. लॉ ऑफ लैंड आर enacted in the name of people of land by the people's representative. This law forms a formal body of rules according to which society will be governed. तो कानून से ही तो पूरी सोसाइटी जो है वो चल रही है. Whether or not I as an individual agree with a particular law, it has binding force on me as a citizen and on all other citizens similarly regardless of their belief. तो भाई कोई इंडिविजुअल किसी कानून से एग्री हो या ना हो, जैसे कुछ लोग सीट बेल्ट बोलते, क्या जरूरत है सीट बेल्ट पहनने की यार, हेलमेट पहनने की क्या जरूरत है, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ, हम मरेंगे, कानून का क्या जा रहा है? बट नहीं, जहां कानून की मोहर लग गई है तो लगाना पड़ेगा. पुलिस को देख के लगाओ या ना लगाओ. वैसे तो ये सेफ्टी के लिए होता है, लोग मानते नहीं है. लोग सोचते हैं कि फालतू में प्रशासन जानबूझ के डंडा लेके खड़ा हुआ है, लोगों को हेलमेट पहना रहा है. लोगों की इच्छा नहीं तो मरने दो लोगों को, क्या जरूरत है हेलमेट? अरे भैया, वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ में दूसरे को लेके मरेगा. पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर सकता है, उसका एक्सीडेंट होगा तो ट्रैफिक कंजेशन होगा, तो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर ही तो डिस्टर्ब हो रहा है ना भाई. इसलिए तो बोलते हैं सेफ्टी. हॉस्पिटल जो है वो फालतू में ओवरबर्डन हो रहा है लोगों की गलतियों के कारण. डोमिनेंट वर्क्स थ्रू पावर, बट मच ऑफ दिस पावर इज एक्चुअली लेजिटिमेट पावर और अथॉरिटी. ऑब्वियसली ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू होती हैं, जो कि कोडिफाइड होती हैं. Consent and cooperation are obtained on a regular and reliable basis because of the backing of this structure of legitimation and formal institutional support. तो इसलिए लोगों को फॉलो करना पड़ता है. This does not exhaust the domain of power or domination. There are many kinds of power that are effective in society even though they are illegitimate, or if legitimate are not codified in law. It is the mix of legitimate, lawful authority and other kind of power that determines the nature of social system and also its dynamics. As simple as that. In a family के अंदर जो घर के बड़े जो होते हैं ना, you have to follow their advice. Yeah, if you don't want to follow their advice, at least उनके सामने तो आपको थोड़ा सा सभ्य रहना पड़ता है कि नहीं? तो what is, क्या ये लिखा है कहीं पे कानून? नहीं लिखा, बट ये फैमिली का इनफॉर्मल रूल है और एथिकली सही भी है. भाई पिताजी के सामने ऑब्वियस सी बात है कि आप गाली तो बकोगे नहीं, है ना. कुछ लोग बकते हैं तो वी डोंट नो, है कुछ कुछ घरों में ऐसा माहौल कि वो बाप बेटा मिलके जो है वो गाली बकते हैं, मिलके साथ में बैठ के शराब पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. बट
द मेन थिंग इज, अच्छा आप में से शायद कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे साथ में बैठ के शराब पी रहे तो क्या गलत है क्या? भाई कोई गलत नहीं है, जिसको जो मर्जी चाहे वैसा वो करे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपकी जो पर्सनल चॉइस है वो करो। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, घर का जो बेटा होता है वो बाप से बदतमीजी तो करता नहीं है, कुछ लोग करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना? पिताजी जब आते हैं घर में तो आप थोड़े सब भी हो जाते हो कि हाँ चलो ठीक है यार, या फिर अपने दोस्तों को बोल देते हो चलो आप चलो ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, है ना? बट एटलीस्ट अपने दोस्तों को बोलते हैं भाई ढंग से खड़े रहे, पापा आ गए, है ना? गाली मत बकना, पापा है। फोन पे जब बात करते हैं, स्पीकर पे फोन रहता है तो स्पीकर पे गाली मत बकना, पापा है। यस, व्हाट इज दैट? इज इनफॉर्मल थिंग। बट ये भी तो एक रूल्स बना रही है कि नहीं बना रही? ये भी तो एक बाइंडिंग फोर्स क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही, जो कि कहीं पर भी लिखी नहीं है, देन डू। तो ये उसी की बात हो रही है। फिर कंटेंसेशन, क्राइम एंड वायलेंस। तो ये क्या है? कंटेंटेशन का क्या मीनिंग है? कंटेस्टेशन एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूटिंग और आर्ग्यूइंग, बहस करना। तो जब पावर होती है, डोमिनेशन होता है, लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, तो लॉ डज नॉट इम्प्लाई दैट दे ऑलवेज मीट विद ओबीडियंस एंड कंफॉर्मिटी. You have already read about the presence of conflict and competition in the society. In a similar way, we need to recognize more general form of contestation in society. Contestation is used here as simply a word for broad forms of insistent disagreement, कि लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि गलत है। करते हैं ना लोग कई बार, भाई आपके पास पुलिस वाला आ जाए, अननेसेसरली आपको परेशान करे, आपका दिमाग नहीं खराब होगा? मैं सीएसपी से उलझ गया था, बहुत बुरा, कि तुमने छोड़ कैसे दिया इस क्रिमिनल को? एक फोन आया मंत्री का और तुमने क्रिमिनल को छोड़ दिया। अब फिर बात, वो नया नया जोश होता है ना सर्विस का, तब मैं एक सीएसपी से उलझा था। फिर कुछ समय बाद समझ में आया कि अच्छा सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है साला। जब आप भी नए नए जाओगे सर्विस में तब आपको पता लगेगा, आप भी बहुत खतरनाक तरीके से उलझोगे लोगों से, राइट? बट फिर कुछ समय बाद आपको पता लगेगा कि नहीं यार, दिस इज द पार्ट ऑफ, मतलब सिस्टम है, ये तो ये ऐसे ही काम करता है। नो वन कैन डू, मतलब नो वन कैन डू बेटर अबव द सिस्टम। जो चल रहा है उसको आपको चलाना पड़ेगा ही। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो सर, मतलब करप्शन भी तो सिस्टम का ही एक पार्ट है, वो भी लेना पड़ेगा क्या? तो नहीं भाई, दिस इज योर पर्सनल चॉइस। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको मैनेज करना पड़ेगा, आप सिस्टम का पार्ट मत बनो, क्योंकि सिस्टम का पार्ट तो आप हो ही, मतलब बेकार सिस्टम का पार्ट मत बनो, बट चीजों को मैनेज करना सीखो कि कैसे चीजों को मैनेज किया जाए। कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, दे आर मोर स्पेसिफिक देन दिस एंड लीव आउट अदर फॉर्म्स ऑफ डिसेंट दैट मे नॉट बी वेल डिस्क्राइब्ड बाय सच टर्म्स। एक एग्जांपल है काउंटर कल्चर अमंग यूथ और यूथ रेबिलियन। ये प्रोटेस्ट होता है कि भाई हमें जो है वो कुछ सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना, जैसे आज की डेट में। भाई देखो पहले के समय में होता था, घर पे जल्दी आ, जैसे मैं अपनी बात करूं कि रात में 9 बजे से पहले, अब चाहे लड़का हो या लड़की हो यार, मतलब हमारे घर पे तो ऐसा है कि 9 बजे से पहले, जैसे बच्चे जो है घर के, जैसे मैं हूं, तो घर के अंदर होने चाहिए, राइट? अब मुझे इस नॉर्म से बड़ी चिढ़ है कि यार मुझे अगर रात में 11 बजे कहीं कोई काम है, अब होता ऐसे ही था कि मेरे पास फोन आ गया, कहीं किसी ऑफिसर का आ गया, कुछ आ गया, कहीं मीटिंग हो रही है ब्यूरोक्रेट्स की, तो उनने मुझे ये बुला लिया कि चल यार कमलाक्ष चल। तो अब मेरा मन करता था, वो भी मुझे लेके जाते थे, आ जाती थी घर के बाहर गाड़ी, तो मम्मी चटकती थी कि तुम्हारा क्या ये रात में क्यों निकलना है? अरे भाई लोग रात में ही फ्री होते हैं 9-10 बजे के बाद, तो उसके बाद ही फिर मीटअप होती है, पार्टी होती है, तो नहीं तुम नहीं जाओगे 9 के बाद कहीं, तो फिर वही बहस होती थी। तो ये जो नॉर्म है वो अपन को पसंद नहीं। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड काउंटर कल्चर। तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। द कंटेंट ऑफ दीज प्रोटेस्ट मे इन्वॉल्व एनीथिंग फ्रॉम हेयर स्टाइल एंड क्लोथिंग फैशन टू लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल। वही मैं अपनी लाइफ स्टाइल की बात कर रहा था, हेयर स्टाइल को लेकर भी पंगा है मेरे पिताजी को, थोड़े से बाल क्या बड़े हो जाते हैं, देखो इतने बड़े हो गए बाल, कटवाओ। और मेरी बड़ी इच्छा रहती है बड़े बाल रखने की, बट ठीक है। मैंने वही बोला ना, दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कि चलो यार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं यार, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। ग्रीन सिग्नल लेजिटिमेट मान लिया हमने इस ऑर्डर को, राइट? भले ही पसंद नहीं फिर भी ग्रीन सिग्नल।
So more standards and conventional form of contestation include elections, which are a form of political competition. Contestations also include dissent or protest against the law or lawful authorities. Open and democratic societies allow this kind of dissent to different degrees. They are both explicit and implicit boundaries defined for such dissent. Crossing these boundaries invites some form of reaction from society, usually from the law enforcement authorities. As you know very well, being united as Indians does not prevent us from disagreeing with each other. Different political parties may have different agendas, even though they may respect the same constitution, believe in or knowledge of the same set of traffic rules, does not prevent heated argument on the road. In other words, social order need not mean sameness or unanimity. On the other hand, how much differences or dissent is tolerated in society is an important question. तो लोग जो टॉलरेट करते हैं ना सोसाइटी के अंदर, कॉपरेट करते हैं, तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो समाज को बनाता है. The answer to this question depends on social and historical circumstances, but it always mark an important boundaries in the society. The boundary between the legitimate and illegitimate, the legal and illegal, and the acceptable and unacceptable. तो कई बार कुछ ऐसे कानून होते हैं जो, जैसे कि किसानों ने धरना जो है वो दिया था अभी कुछ समय पहले, आपको याद होगा, तो दिल्ली के बाहर जो है वो खड़े हो गए थे कोविड के टाइम पीरियड पे. तो किसान जो थे वो ये कानून से जो है वो हैप्पी बिल्कुल भी नहीं थे कि सरकार जो है वो ये क्या कर रही है. तो जब भी कोई भी ऐसी डिसीजन सरकार का जिससे लोग हैप्पी नहीं होते तो वो प्रोटेस्ट करते हैं. तो ये कंटेस्टेंट है. Although it generally carries a strong moral charge, the notion of crime is strictly derived from the law. The crime is an act that violates an existing law. Nothing more, nothing less. The moral worth of act is not determined solely by the fact that it violates existing law. If the existing law is believed to be unjust, for example, a person may claim to be breaking it for the highest moral reason. This is exactly what the leader of the freedom movement in India were doing as a part of their civil disobedience campaign. भाई महात्मा गांधी जी को देख लो, सॉल्ट लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पे डांडी के अंदर इन्होंने क्राइम किया ना, नमक बनाकर. बट नमक बनाना क्या कोई क्राइम था? भाई नमक तो बेसिक नीड है. नमक के ऊपर टैक्स था इसलिए वो लड़े थे कि भाई ये गलत कानून है. राइट. तो यही चीज है कि हमेशा ये नहीं है कि कानून जो है वो बना है और तो उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो ही करना है. अगर कानून गलत है तो यू हैव टू फाइट फॉर इट. और यही फिर एक समाज बनाता है कि लोग इकट्ठा हुए एक साथ और इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े. गांधी जी ने क्राइम किया जानबूझकर, प्राउडली वो भी, और इंडियन पीपल भी प्राउड थे उनके ऊपर कि हाँ भाई अच्छा हुआ आपने कानून तोड़ दिया. राइट. बट हर प्रकार के कानून को तोड़ा नहीं जाता. राइट. और प्राउड नहीं किया जाता कानून तोड़ने पर कि अरे हमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. हम तो कभी नहीं रुकते रेड सिग्नल पे. तो बेवकूफ हो जो नहीं रुकते हो, गधे हो एक नंबर के. किसी दिन खुद तो मरोगे, किसी बेगुनाह को लेकर मरोगे. और अगर बच गए गलती से तो पब्लिक ढूंढ डालेगी, पब्लिक भूत बना देगी. तो ये चीज थी. काफी सारे और प्रकार के क्राइम होते हैं जो कि मॉरल वर्च्यू के नहीं होते. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्राइम जो है वो मतलब कानून को तोड़ना मतलब क्राइम. तो कई बार ये जो कानून ने जिस चीज को लेजिटिमेट माना है उसके बियॉन्ड चले जाता है कि ये लेजिटिमेट नहीं है, ये इलीगल है, जो सरकार जो है वो जानबूझकर थोप रही है लोगों के ऊपर. अब क्वेश्चन वायलेंस का. वायलेंस मतलब हिंसा. अगर हम बात करें इस चीज की मॉडर्न स्टेट में कि आप उपयोग करो एक लेजिटिमेट वायलेंस की अपने ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर, जैसे कि अगर स्टेट की बात करें, स्टेट मतलब अथॉरिटीज, वो लॉफुली वायलेंस यूज कर सकती हैं. जैसे कि आपने सुना होगा लाठी चार्ज, है ना. बट दूसरा अगर गवर्नमेंट यूज कर रही है वायलेंस तो वो ओके है. बट अगर आम जनता यूज कर रही है लाठी चार्ज तो वो इलीगल है कि नहीं. तो ये चीज. तो एक्ट जो होता है वायलेंस का ये भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है. अगर कोई व्यक्ति जो है मर्डर कर दे किसी दूसरे व्यक्ति का, तो ये क्या है? ये क्या है? वॉयलेट करना, कानून का उल्लंघन करना. राइट. आपने क्राइम किया है. बट वहीं अगर एनकाउंटर कर दे फोर्स तो वो क्राइम नहीं है. वो क्या है? वो एंटी सोशल एलिमेंट से जो है वो बचाया है स्टेट ने जनता को.
तो यही चीज है। वॉयलेंस जो है वो सोसाइटी के अंदर ये प्रोडक्ट किस चीज का होता है, सोशल टेंशन का होता है, इंडिकेट करता है कि एक सीरियस प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में। अगर लोग हिंसा करेंगे, जैसे कि आपस में दंगे हो जाते हैं, दंगे मतलब सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है, और ये अथॉरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, बस ये चीज है।